सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में फरवरी मंथ के 4th वाले वीक का ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट होगा। तो कौन कौन से डेज को हम लोग इसमें कवर करेंगे? 22 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया। और इसकी थीम क्या रही इस बार की? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। इंग्लिश में बोलो, यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। और इसी से आपको याद आएगा अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, वो होता है 23 सितंबर को। चलो बताओ, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22। और अगर आपसे पूछे, और मैं आपको बता भी चुका हूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये 23 भाषाओं में। 22 तो ये आपके संविधान वाली हो गई, और एक हो गई अंग्रेजी। और ज्ञानपीठ से आपको याद आना चाहिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? GS कुरूप को। अभी 56वां 56th मिला नीलमणि फूकन को, जो कि असमिया कवि हैं। 57वां मिला कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। उसी तरह से याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये 24 भाषाओं में। 22 तो आपके संविधान वाली हो गई, एक अंग्रेजी हो गई और एक राजस्थानी हो गई। अच्छा, अब तो ये बताओ, अभी हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। अब एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी किसे मिला? बताओ। डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। अब आप बताओ, हम बढ़ते आगे। बताइए, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। वर्ल्ड थिंकिंग डे बोलेंगे इसे अंग्रेजी में। तो ये दुनिया भर में साथी भाइयों और बहनों के बारे में सोचने और उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन की सही अर्थ को समझने के लिए मनाया जाता है। थीम याद रखो आप, तो ये याद रखो, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाते हैं? 22 फरवरी को। और इसकी थीम याद रख लो, क्या है? हमारा विश्व, हमारा समान भविष्य, यानी कि अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 फरवरी को। तो सेंट्रल एक्साइज डे ये हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। और ये दिन देश के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। वैसे आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अध्यक्ष कौन है? विवेक जोरी है। बढ़ते आगे। बताइए, किस IPL टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस बनाया? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। तो अभी गुजरात टाइटंस ने मेटावर्स द टाइटंस डग आउट में वर्चुअल स्पेस बनाया है, और इसने मेटावर्स में अपना लोगो भी लॉन्च किया, और ऐसा करने वाली ये पहली टीम बन गई है। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था, अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है JP मॉर्गन, वो मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बना था। और अभी पहली IPL टीम बन गई, कौन सी? गुजरात टाइटंस। देखो, IPL 2022 की बात करें, दो नई टीमें शामिल हो रही हैं। एक तो लखनऊ टीम है और एक अहमदाबाद टीम है। टोटल 10 टीमें खेलेंगी इस बार। लखनऊ टीम ने अपना नाम क्या रख लिया? लखनऊ सुपर जायंट्स। और अहमदाबाद टीम का नाम हो गया गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। और जो लखनऊ टीम है उसके कप्तान हैं KL राहुल। और याद रखना, 2022 और 2023 के IPL का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा ग्रुप। और इस बार ये कौन सा संस्करण होगा? 15वां संस्करण होगा, भारत में होगा। इससे पहले 2021 में IPL हुआ था, वो उसका 14वां संस्करण था। फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे। जीता था चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर को हरा करके। उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। दो तरह की कैप मैंने आपको बताई थी। पर्पल कैप होती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, वो मिली थी हर्षल पटेल को। एक ऑरेंज कैप होती है, वो मिलती है जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं, वो मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को। ये चेन्नई सुपर किंग के ही हैं। तो इतना याद रखेंगे आप। पढ़ते आगे। बताइए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा नॉर्वे। विंटर ओलंपिक की बात हो रही है 2022 में। कहाँ पे हुए? बीजिंग, चाइना में। अभी फरवरी में हुए थे ये। और बीजिंग मैंने आपको बताया भी था, दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे विंटर और समर दोनों तरह के ओलंपिक हो चुके हैं। अच्छा, वैसे अगला विंटर ओलंपिक कब होगा? 4 साल के बाद होगा, यानी कि 2026 में होगा। कहाँ पे होगा? इटली में होगा। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं अभी बीजिंग ओलंपिक की। टॉप पे कौन सा देश रहा? नॉर्वे। 37 मेडल जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड हैं।
दूसरे पे जर्मनी रहा, तीसरे पे चाइना और चौथे पे रहा यूएसए। भारत की तरफ से आपको बताया गया था एक ही खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम है आरिफ खान, जो कि एक स्कीयर हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। और इसमें उद्घाटन समारोह में वे देश के ध्वजवाहक भी थे। और ये बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या रहा? बिंग ड्वेन ड्वेन। और पैरालंपिक का है श्वेन रॉन रॉन। अच्छा, बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन किसे चुना गया था? हरजिंदर सिंह को। ये भी ध्यान रखना, नाम। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा वी आर वनीता। तो भारत की बल्लेबाज हैं ये वी आर वनीता, जिन्होंने 6 वनडे और 16 T20 इंटरनेशनल खेले, पर अभी उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अंशुला राव का नाम याद है आपको? डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। ये नाम एग्जाम में पूछा गया था, किसी एग्जाम में, याद रखना इनका नाम। मिताली राज तो आप जानते ही हो, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं ये। और अभी हमने पढ़ा भी था, इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पछाड़ करके सभी फॉर्मेट में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी भी ये बनी थी। बाकी शेफाली वर्मा सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं ये। अच्छा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है वर्तमान में? रमेश पवार है। अभी बताओ, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का निधन हो गया था, क्या नाम है उनका? चंद्रा नायडू उनका नाम है। और इन सब में एक नाम यहाँ पे छूट गया है, स्मृति मंधाना का। अभी आपने पढ़ा था आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला इन्हें, रचिल हे हो फ्लिंट अवार्ड भी मिला इन्हें। उसके अलावा बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना है। और पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी स्मृति मंधाना ही है। तो उनका नाम ध्यान रखना है आपको। फिर बताइए, फरवरी 2022 को कौन से देश की पुरुष टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 बन गई? तो आंसर होगा भारत। लास्ट टाइम भारत 2016 में, जब आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, तब भारत T20 में नंबर 1 थी। और अब 2022 में आप देख रहे हो, जब रोहित शर्मा कप्तान है, तब भारत एक बार फिर से नंबर 1 बन गई है T20 रैंकिंग में। ध्यान रखना ये। चलिए बताइए, अभी हाल ही में विश्व के नंबर 1 शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन। तो अभी भारत के ग्रैंड मास्टर हैं ये आर प्रज्ञानंदन, और अभी इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर जो है मैग्नस कार्लसन, उनको हरा करके इतिहास रच दिया, क्योंकि वो ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अभी एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने उनको हरा दिया, मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं? नॉर्वे के हैं। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड वाइड मास्टर कार्ड के ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। और इस तरह से आप देखोगे, विश्वनाथ आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद मैग्नस कार्लसन को हराने वाले ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। कौन? आर प्रज्ञानंदन। इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में तनिष्का कोटिया को गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा शतरंज से। तो चेस प्लेयर है ये तनिष्का कोटिया, और इनकी एक बहन भी है रिद्धिका कोटिया, और अभी इन्हीं को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तनिष्का के बारे में आपको बता दूं, तनिष्का कोटिया, इन्होंने 2008 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जीता था। वे हरियाणा से ही हैं, और दोनों बहनों का संबंध चेस से ही है, शतरंज से। हरियाणा, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। देखो, आपको याद होगा अवनी लेखरा का नाम, जो कि शूटर है और राजस्थान से हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी ये। और अभी पद्मश्री के लिए भी उनको चुना गया 2022 में, और बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी इन्हें मिला। और अभी राजस्थान सरकार ने इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। इसी तरह से उत्तराखंड की है वंदना कटारिया, जिनका संबंध है हॉकी से। तो उत्तराखंड सरकार ने अभी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक्चुअल में भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब और कहां से शुरू किया? तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में इसको शुरू किया गया था या लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। बताइए, सबसे कम उम्र के एटीपी मतलब हो गया एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, तो एटीपी 500 विजेता कौन बन गए? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। तो स्पेन के 18 साल के टेनिस प्लेयर हैं ये कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने अभी ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में डिएगो स्वार्ट्जमैन को हरा करके रियो ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है।
और इस तरह से वे सबसे कम उम्र के ATP 500 चैंपियन बन गए। और टेनिस से आपको याद आएगा, अभी 2022 का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसको कहते हैं, बता दो आप तो ये, उसमें वुमेन सिंगल और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? देखो ऐसे याद रखो, मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? राफेल नडाल ने, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। इन्होंने किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रशिया के हैं। और वुमेन सिंगल में बात करेंगे तो एशले बार्टी विजेता रही थी। इन्होंने किसको हराया? अच्छा, एशले बार्टी कहाँ से? पहले तो ये बताओ। ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने हराया था डेनियल कॉलिंस को, जो कि यूएस के प्लेयर हैं। और दोनों में हारने वालों में आप देखोगे नाम दोनों के सेम है, डैनियल डैनियल। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, तो यहां से भी एक स्टैटिक प्रश्न बनता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है। देखो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है। ऐसे ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, सेबी के द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा NR नारायण मूर्ति। तो अभी सेबी ने अपने वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति, जो कई मुद्दों पर पूंजी बाजार नियामक को सलाह देती है, उसका पुनर्गठन किया। और इसकी अध्यक्षता इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति वो कर रहे हैं। बाकी आपको याद होगा, अभी म्यूचुअल फंड पर सेबी की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था आरती कृष्णन को। और जीएसटी से संबंधित है विजय केलकर समिति, इसकी सिफारिश पर ही लागू हुआ था आपका जीएसटी। कब? 1 जुलाई 2017 से। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों, एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्षता करेगी गीता मित्तल। देखो सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की स्थापना की बात करेंगे तो भारत सरकार की तरफ से इसकी स्थापना 1988 में कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिली थी 1992 में। और 1992 में ही तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। अच्छा, सेबी से सबसे अच्छा प्रश्न बनेगा कि इसके अध्यक्ष कौन है? मुंबई में तो हेडक्वार्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष कौन है? और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इसके अध्यक्ष अभी बदल दिए गए हैं। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा वैसे, लेकिन अभी आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी किसे अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा KN राघवन को। तो ये भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं KN राघवन, और अभी इन्हीं को इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह यानी कि इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सिंगापुर में। चलो रबड़ से एक पॉइंट आपको याद आएगा। चलो पहले आपसे पूछेंगे, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहाँ पे लगाया गया था? असम के गुवाहाटी में। और इसे भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान, जो कि है केरल में, वहां पे डेवलप किया गया था, बनाया गया था। बाकी भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? यानी कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ये जी अशोक कुमार बने। और जी अशोक कुमार के नाम से मैंने आपको एक और नाम याद करवाया था, उनका भी नाम जी अशोक कुमार है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के वो नए महानिदेशक बने थे। बाकी इलकर ISC, मैंने इनके बारे में आपको अपडेट कर दिया था डेली करंट अफेयर्स में, कि काफ़ी सारे न्यूज़पेपर वालों ने बता दिया था कि एयर इंडिया के ये नए MD CEO बन गए हैं। लेकिन मैंने आपको क्या अपडेट किया था कि इलकर ISC ने बाद में बोला कि मेरे पास प्रस्ताव आया था लेकिन मैंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है, और यहाँ के जो भारतीय न्यूज़पेपर वगैरह हैं ये फालतू में छापे जा रहे हैं कि मैं MD CEO बन गया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनका बयान आया था और ये मैंने आपको बताया भी था। बाकी S किशोर, ये SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन बन गए। बढ़ते आगे। बताइए थम्सअप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शाहरुख खान को। तो कोको कोला इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है ये थम्सअप, जिसने अभी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव सान्याल को। तो अभी संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। ये जो परिषद है ये प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों पर सलाह देने का काम करती है। वैसे वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देबरॉय है। और याद रखना भी किसे पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया? संजीव सान्याल को।
अच्छा, वी अनंत नागेश्वरन नाम सुना होगा, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे ये अभी। वैसे बताओ मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? विजय राघवन है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल है। तब तो एक प्रश्न आपके लिए बनेगा, अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नए बने थे, नाम बता दो फटाफट से। जी अशोक कुमार तो मैं आपको बता चुका हूं, भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, हिंदी में बोल दो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने। और जी अशोक कुमार से एक और नाम याद आएगा आपको, जी अशोक कुमार का ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। और सीबीएसई के चेयरमैन कौन बने? विनीत जोशी। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। ध्यान रखना ये नाम भी न्यूज में है। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा रणवीर सिंह को। तो अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का प्रतिष्ठित समारोह अभी 20 फरवरी को आयोजित किया गया। कहाँ पे हुआ ये कार्यक्रम? मुंबई में, जिसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था पुष्पा द राइस को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला शेरशाह को। जबकि बेस्ट एक्टर रहे रणवीर सिंह उनकी मूवी 83 के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस रही कृति सेनन उनकी फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रहे केन घोष। तो इतना सा आप याद रख लो। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार बताओ किसे मिला था, ये 1969 में मिला था देविका रानी को। और अभी 2021 में 51 में मिला था रजनीकांत को। ये तो आप जानते ही होंगे। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला, मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक कंपनी? तो आंसर होगा कोल इंडिया। तो अभी भारत सरकार ने महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार से नवाजा। और इसे ये सम्मान क्यों मिला? तो कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अपने कोयला उत्पादन यानी कि उसके प्रोडक्शन को और उसकी आपूर्ति को लगातार बढ़ाया है। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, महारत्न आ गया, फिर से एक प्रश्न बन जाएगा ना, कितनी महारत्न है, कितनी नवरत्न है, कितनी मिनी रत्न है, बताओ। अभी 11वें नंबर की महारत्न कौन सी बनी थी ये भी बताओ। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, सीईओ प्रमोद अग्रवाल है। अच्छा, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अभी सोमा मंडल। ओएनजीसी, इसकी भी पहली महिला अध्यक्ष का नाम है अलका मित्तल। और एचपीसीएल के अध्यक्ष तो हैं ही सही, कौन? पुष्प कुमार जोशी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। साहित्य अकादमी के द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा चंद्रबान खयाल को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 1954 में। कितनी भाषाओं में ये दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में, जिसमें से 22 तो संविधान की 8वीं अनुसूची वाली है, एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी है। और अभी उर्दू भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो है चंद्रभान खयाल को। अच्छा, हिंदी का किसको मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को, उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी का किसको मिला था? नमिता गोखले को, उनके नॉवेल थिंग टू लीव बिहाइंड। और नमिता गोखले से आपको याद आता होगा 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। चलो एक आध प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा। साहित्य की बात चल रही है तो यहीं से प्रश्न उठाते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसको मिला? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। और ये पहले भारतीय भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है। अच्छा, 30वां सरस्वती सम्मान 2021 में किसको मिला था? शरण कुमार लिम्बाले, मराठी उपन्यास सनातन के लिए। और 30वां व्यास सम्मान किसे मिला? शरद पगारे को, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। और 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को मिला, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको मिला? डेविड डायोब को, ये फ्रांस के लेखक हैं, उनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। बुकर पुरस्कार किसको मिला? डैमन गलगुट को, ये साउथ अफ्रीका के लेखक हैं, उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अभी अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर
पायनियर्स वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नाम की बुक को किसने लिखा? उमा दास गुप्ता ने। तो अभी उमा दास गुप्ता ने रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप तो ये बताओ, पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? लिटरेचर में मिला था उन्हें, साहित्य में। नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए मिला था। और आपको याद होगा, इजराइल ने अपनी तेल अवीव सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा था, टैगोर स्ट्रीट। और मैंने आपको बताया भी है, ये प्रश्न भी आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अब 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। चंद्रचूड़ घोष का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू सुना होगा, जयंता घोषाल सुना होगा। इन्होंने कौन सी बुकें लिखी अभी अभी रिसेंटली लिखी है? बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। और देखो आपको याद है या नहीं है। इस बार प्रश्न मैंने उल्टा पूछ लिया, बुक का नाम देखे, ऑथर नहीं पूछा, ऑथर दे करके बुक का नाम पूछ लिया। देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली नाम की बुक को किसने लिखा? जिमी सोनी ने। तो लेखक हैं ये जिमी सोनी, इन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। इसमें पेपल की कहानी है कि इसने कैसे एक स्टार्टअप की यात्रा को कवर किया जो आज तक की सबसे सफल कंपनियों में से एक बन गई है। इसकी कीमत आज $70 बिलियन से ज़्यादा है। सुभाष गर्ग ने अभी बुक लिखी है द 10 ट्रिलियन डॉलर नाम से। जयंता घोषाल ममता बियॉन्ड 2021 नाम की बुक को लिखा। और शशि थरूर प्राइड प्रेजुडिस पुंडित्य नाम की बुक को लिखा। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा मंडी में। तो हिमाचल प्रदेश को लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क मिला है। और कहाँ पे बन रहा है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भूलाह घाटी में। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला बना था। अच्छा, एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा कि ये अरावली जैव विविधता पार्क ये किस राज्य में है जिसे अभी भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया था? तो आंसर होगा, ये आपको मिलेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। वैसे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना, 22 मई को मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये आप। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में हाइबारीन नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जापान। तो अभी जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है हाइबारी। ये जापान की पहली है। ये एक बार में 140 किलोमीटर चल सकती है, मतलब ये इसकी रेंज है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये तो जापान की पहली है, लेकिन अगर पूछे हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन किसने चलाई थी? जर्मनी ने। और ये जापान की पहली है, इसका नाम है हाइबारी। हाइड्रोजन की बात करें जिसकी खोज किसने की है? कैवेंडिश ने। ये एक स्वच्छ ईंधन है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलो आप एक और प्रश्न का जवाब दो कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। और अभी दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट ये कहां पे लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा द जेट, दुबई में। और गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की थी? तो आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश में। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहां पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। यहां पे मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली बसें होंगी, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है क्या कि किस आईआईटी ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? आईआईटी रुड़की ने। तो याद रखना, आईआईटी रुड़की ने किसान एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया? उत्तराखंड में। उद्देश्य क्या है? किसानों को मौसम संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना जिससे कि फसल का नुकसान कम से कम हो। अच्छा, आईआईटी रोपड़ से आपको याद आएगा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था आईआईटी रोपड़ ने जिसका नाम है यू ब्रीथ लाइफ। और प्लांट बेस्ड से आपको याद आएगा अभी कोविड-19 दवा है, वैक्सीन है जो कि प्लांट बेस्ड है। इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? बताओ आपकी कमेंट बॉक्स में टाइप करके।
बाकी आईआईटी मद्रास, इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर इसको डेवलप किया जिसका नाम है नियो बोल्ट। और आईआईटी कानपुर से आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था। अच्छा बताओ, भारत के बाहर पहला आईआईटी ये कहाँ पे खोला जाएगा? तो आंसर होगा दुबई में। और किसान से एक योजना आपको याद होगी, काफी फेमस है, प्रधानमंत्री किसान योजना। किसान मतलब होता है कृषक सम्मान निधि योजना, जिसमें साल में आपको बताया ना, साल में 2-2 हज़ार रुपए करके टोटल 6 हज़ार रुपए दिए जाते हैं किसानों को। इसको कब और कहां से शुरू किया गया था? इसे 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से शुरू किया गया था। बढ़ते आगे। अब बताइए, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा असम। तो अभी असम देश का पहला राज्य बन गया है नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला। और किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। उद्देश्य क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर जल परिवहन को रात में भी बेहतर करने के उद्देश्य से अभी असम सरकार ने इस नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, यही उद्देश्य है। और इसे आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से तैयार किया गया है। अच्छा बताओ, जो असम राज्य है वो बांग्लादेश से कितनी बार अपनी सीमा लगाता है? तो याद रखना, 2 बार लगाता है ये। अभी आपको याद होगा भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन भी असम में ही हुआ था। लंबाई है 1.8 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने का काम करता है। वैसे अगर पूछा जाए ना कि सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा वाराणसी। वैसे विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? के चौथे रविवार को मनाते हैं ये। 2021 में हमने इसे 26 सितंबर को मनाया था। चलो बताओ, अभी उड़ीसा का जो सबसे लंबा पुल है उसका उद्घाटन हुआ था, जो टी आकार का है, जिसे टी सेतु कहते हैं। याद आया? किस नदी पर? महानदी पर, कटक उड़ीसा में। कटक आपका महानदी के किनारे ही तो स्थित है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी का नाम किस नदी के नाम पे रखा गया है, ये आप बताइए। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा 31 मार्च 2026 तक। तो रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और अब इसे 31 मार्च 2026 तक जारी रखा जाएगा, यानी कि 5 साल और बढ़ा दिया गया। और ऐसा क्यों किया? तो वंचित जो क्षेत्र हैं वहां तक इस योजना को पहुंचाने के लिए, उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। और कितना रुपया खर्च होगा? तो 12,929 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। अच्छा, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और नई जो शिक्षा नीति आई थी उसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? के कस्तूरी रंगन। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, केंद्र सरकार ने फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया या चलाएगी? तो आंसर होगा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर से किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए कौन सी योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। तो उस फसल बीमा योजना का लाभ किसानों के घर पहुंच सके, उसके लिए अभी कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। उद्देश्य क्या है? फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को उनके घरों पर उपलब्ध कराना। तो यह आप ध्यान रखना। तो कब शुरू हुई थी फसल बीमा योजना? 2016 में। अच्छा, इसमें प्रीमियम की राशि कितनी है? रबी की फसल के लिए है 1.5%, खरीफ की फसल के लिए है 2%, बागबानी फसलों की है 5%। अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री किसान योजना, यहां पे किसान का मतलब क्या हो गया? कृषक सम्मान निधि योजना, ये कब शुरू होती है? 24 फरवरी 2019 को। कहां से? गोरखपुर यूपी से। इसमें साल में 2-2 हज़ार रुपए करके 3 किस्तों में किसानों को पैसे दिए जाते हैं। एक और है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कुसुम का मतलब हो गया किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और इस योजना के तहत भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहां पे लगाया गया था? राजस्थान के जयपुर के धालोजी गांव में। और नाबार्ड ने अभी कौन सा कार्यक्रम? जीवा कार्यक्रम शुरू किया था, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। वे क्या थी? वे सामाजिक कार्यकर्ता थी
तो असम की 102 वर्षीय गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी शकुंतला चौधरी, जिनका भी निधन हो गया। और इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। वे असम के कामरूप की रहने वाली थी, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। अच्छा, अब बताइए, फरवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा ओमान। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6। 6 मतलब ये इसका 6वां संस्करण है। ये 21 से लेकर 25 फरवरी तक हुआ। किन किन के बीच में? भारत और ओमान के बीच में हुआ। कहां पे हुआ? राजस्थान के जोधपुर में हुआ। ये एक वायु सैन्य एक्सरसाइज था। वैसे ओमान के साथ और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? अल नगाह नाम की एक्सरसाइज की है और नसीन अल बहर नाम की एक्सरसाइज की है। देखो, ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। करेंसी है ओमानी रियाल। अच्छा, आप मुझे बताओ, ओमान सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? हारमुज जल संधि। अगर आपसे पूछे लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। और जिब्राल्टर संधि किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से, इसीलिए इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। और आपको बता दूं, 2024 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S वर्ल्ड कप होंगे ओमान में, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर इसको 7.5% से घटाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 5%। देखो, एक तो होता है सेस जिसको आप उपकर बोलते हो, ये भी एक तरह का टैक्स ही होता है, पर इसमें क्या होता है ये बताना पड़ेगा कि ये टैक्स कहां पर खर्च होगा। मतलब एक निश्चित उद्देश्य में इसे खर्च करना पड़ता है जो सेस लगाते समय बताया जाता है। जैसे कि इसी प्रश्न में देख लो, क्रूड पाम ऑयल को जब हम खरीदने जाते हैं तो सरकार इस पे सेस लगाती है, तो इस सेस के पैसों को कहां पे खर्च किया जाएगा? कृषि अवसंरचना विकास में, यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो अब देखो, ये पहले कितना लगता था? 7.5%, पर अब इसे कम करके 5% कर दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो अब बाहर इसकी कीमत बढ़ गई है, तो हमारे यहां पर भी इसके दाम बढ़ेंगे। तो सरकार ने क्या किया? जनता को दामों में राहत देने के लिए दाम बढ़ाने की जगह लगने वाला जो सेस है उसे कम कर दिया। और बताओ, अभी केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की थी? 30%। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस अवधि तक के लिए लागू किया जाएगा? 2022 से लेकर 2027। तो अभी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। तो इस योजना में 15 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के सभी निरक्षर आएंगे। उद्देश्य क्या है इसका? वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 से 27 तक 5 करोड़ विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान प्रदान करना। कितना पैसा खर्च होगा? 1037.90 करोड़ रुपए। और इसमें प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन का नाम बदलकर एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया। तो मतलब ओवरऑल अगर बात करते हैं तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक शिक्षा देना, बल्कि उसे फाइनेंशियल एजुकेशन देना, डिजिटल एजुकेशन देना, वाणिज्यिक कौशल बनाना। मतलब उसे केवल संख्यात्मक ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि उसका पूरा विकास करना है हमें। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम साक्षरता लिटरेसी रेट किस राज्य की ज्यादा है और किसकी कम है? केरल की सबसे ज्यादा है और बिहार की सबसे कम है। ध्यान रखेंगे ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने किसान ड्रोन की शुरुआत की? 100। अभी आपको याद होगा, अभी 19 फरवरी को सॉयल हेल्थ कार्ड डे के रूप में मनाया था, तो उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो किसान जो है वो कृषि ड्रोन की मदद से बहुत ही कम समय में आसानी से खाद व कीटनाशक आदि का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे उनके समय की और उनके पैसे की भी बचत होगी, इसीलिए ऐसा किया। और ड्रोन से आपको याद आता होगा इंद्रजाल के बारे में। भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है ये। चलो आप बताओ, किसान स्टोर किसने शुरू किया था? अमेजॉन ने। और बताओ, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला वो पहला देश बन गया? इजराइल।
इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। और किसान मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को। और केंचुए की खेती को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। चलो ये बता दो, किस आईआईटी ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? अभी उत्तराखंड में लॉन्च किया था। वैसे किसने? आईआईटी रुड़की ने। ध्यान रखेंगे आप ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा लेवेंडर को। तो अभी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने मोदी सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत लेवेंडर को बढ़ावा देने के लिए लेवेंडर को डोडा ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिला ये भारत की बैंगनी क्रांति या लेवेंडर की खेती का जन्म स्थल है। एक्चुअली में आपको याद होगा आरोमा मिशन, तो उस मिशन के तहत बैंगनी क्रांति यानी कि लेवेंडर की खेती ये शुरू की गई थी। और इस आरोमा मिशन का उद्देश्य क्या है? घरेलू किसानों को सशक्त बनाने के लिए घरेलू स्तर पर महत्वपूर्ण औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती करना और सुगंधित तेलों के आयात को कम करके और घरेलू किस्मों को बढ़ाकर भारत की सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करना। अच्छा बताओ, अभी जम्मू कश्मीर में एक तो कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था, उसके बाद एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था जम्मू कश्मीर से, उसका नाम क्या है? बताओ, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में कौन एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा? तो आंसर होगा आईबीएम। तो आईबीएम कॉरपोरेशन पूरे एशिया प्रशांत में अपने ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए बंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा। और इस तरह का सुरक्षा केंद्र विश्व में केवल 2 होंगे, एक तो ये बंगलुरु वाला होगा और दूसरा होगा अमेरिका में। आईबीएम यानी कि आईबीएम की क्या फुल फॉर्म होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना होती है 1911 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। सीईओ अरविंद कृष्णा है। प्रश्न एक बार आया था यहां से, बिग ब्लू ये किस कंपनी का निकनेम है? तो इसी को कहा जाता है आईबीएम को बिग ब्लू। और आपको याद होगा आईबीएम ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर भी लॉन्च किया था। अच्छा, विप्रो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बंगलुरु में। और इसके सीईओ थियरी डेलापोर्ट है, नए बने थे, ये भी ध्यान रखना। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई हैं और माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, और इन दोनों को एक पद्म पुरस्कार मिल रहा है। आप बताओ कौन सा वाला? पद्म भूषण, विभूषण या श्री? कौन सा वाला मिल रहा है? बताओ, हम बढ़ते आगे। बताइए, 20 से लेकर 26 फरवरी 2022 तक किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहां पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। ये इसका 48वां संस्करण है, 48th। और इस साल महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन परियोजना के तहत 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो मैराथन का भी आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है हिंदुस्तान के दिल में, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहते हैं, तो हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं, इसी नारे के साथ पर्यटन स्थलों में महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, छतरपुर में। किस शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया? 1986 में। अच्छा, तानसेन समारोह ये भी मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पे तैयार हो रहा है? इंदौर में। इंदौर में ही लता मंगेशकर अकादमी भी बनाई जाएगी। और भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट किस शहर को मिला था? इंदौर को। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। बताइए, फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति को कितने साल की अवधि के लिए जारी करने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 5 साल। तो ये एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना है, राष्ट्रीय साधन सह मेगा छात्रवृत्ति योजना। तो इसमें क्या होता है? जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं, जो 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए है ये स्कॉलरशिप योजना। लेकिन ये स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलेगी जिनकी 8वीं कक्षा में कम से कम 55% अंक होंगे और परिवार की इनकम 3.5 लाख रुपए से कम होगी। और 8वीं क्लास में अगर किसी स्टूडेंट के 55% मार्क्स हैं कम से कम, तो उसे स्कॉलरशिप के रूप में 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा 9th क्लास से। और इसमें कितना खर्चा होगा? 1827 करोड़ रुपए। और अभी शिक्षा मंत्रालय ने इसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा बताओ, अभी रूसा पढ़ा था हमने, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसे
31 मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया, वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, बताइए आईडीबीआई बैंक के एमडी कौन बन गए? तो आंसर होगा राकेश शर्मा। तो अभी आईडीबीआई बैंक के एमडी यही है राकेश शर्मा, लेकिन अभी इन्हें फिर से पुनः नियुक्त कर दिया गया है। और यूको बैंक के अभी एमडी बने थे सोमा शंकर प्रसाद, पंजाब नेशनल बैंक के बने थे अतुल कुमार गोयल, और इंडियन बैंक के शांतिलाल बने थे। अच्छा, आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1964 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और एमडी है राकेश शर्मा। और इसका टैगलाइन क्या होता है? बैंकिंग फॉर ऑल। तो गाइज ये लीजिए, इस वीडियो के साथ फरवरी के 4th वाले वीक का हमारा पहला वाला पार्ट भी खत्म हो गया। कौन कौन से डेज कवर कर लिए हमने इसमें? 22, 23, 24 और 25 फरवरी कवर कर लिए। अब 26, 27, 28 हम इसके अगले वाले पार्ट में कवर कर लेंगे, जल्दी से कवर हो जाएगा हमारा। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें। इन सभी की क्विज आपको मिल जाएगी, इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की तो कर लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।